हेलो। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के सबसे पुरातन विषय हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी, उसके स्रोत, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मैं लवप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। इसी कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यह नाम इसको जॉन मार्शल ने दिया था। खुदाई के दौरान सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन द्वारा उल्लेख किया गया था। 1853 से 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंजाब के इलाके में खुदाई शुरू हुई, तो वहां से पुराने तरीके की ईंटें मिलना शुरू हुई। उस समय भी इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया। सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर उत्खनन कार्य करवाया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर साहिवाल जिले में स्थित है, की खोज की। लेकिन हड़प्पा की खुदाई का श्रेय चार्ल्स मैसन को जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दक्षिण सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। अब तक हड़प्पा सभ्यता की 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल, पाकिस्तान में 475, भारत में 200। अब तक हड़प्पा सभ्यता के 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल, पाकिस्तान में 475, भारत में 925 हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में इसके सबसे अधिक स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर। सबसे पहले है हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी में स्थित है। आगे हम करेंगे हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। अन्नागार, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान। घरों की उत्तर दिशा में 18 गोल चबूतरे मिले हैं। इसके बीच एक बड़ा छेद है जिसमें ओखली लगी थी। इसमें लोग संभवतः मूसलों से अनाज कूटते थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकाना में स्थित है। 1922 से 1930 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? अन्नागार, विशाल स्नानागृह, पुरोहित आवास, आदि शिव, घरों में कुआं, सबसे चौड़ी सड़क, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, सभा भवन, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा। 1 अन्नागार। स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो कि पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 22.06 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों से बने विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। विशाल स्नानागृह। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागृह है। उत्तर से दक्षिण यह 54.86 मीटर और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। इसमें खुले प्रांगण के बीच जलाशय बना हुआ है। इस जलाशय की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई है। फर्श व दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। जलाशय में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। पुरोहित आवास। विशाल स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें वर्गाकार प्रांगण में 3 बरामदे और कई कमरे बने थे। सभा भवन। दुर्ग के दक्षिण दिशा में 27 बाई 27 मीटर आकार का एक वर्गाकार भवन मिला है, जिसे सभा भवन कहते हैं। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभ, जिसमें 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ मिले हैं। सड़कें। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजमार्ग कहा गया है। वहाँ की अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर थी और यहाँ की गलियाँ भी 1.88 मीटर चौड़ी थी। यहाँ की सड़कें व गलियाँ सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी खुदाई गोपाल मंजूमदार ने करवाई, जो कि 1934 ईस्वी में हुई। 1935 ईस्वी में यहाँ पर मैक के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ वर्तमान में सिंधु नदी घाटी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित औद्योगिक शहर है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना व भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से लिपस्टिक, कंघी, शीशा, गुड़िया आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान भी देखने को मिले हैं। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के मकरान में दाशक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने एक बंदरगाह के रूप में की थी। यह बालाकोट कराची से 88 किलोमीटर दूरी पर बलूचिस्तान में स्थित है। रोपड़ की खुदाई 1953 से 1955 ईस्वी में की गई थी, जो कि पंजाब भारत में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यशदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने
के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। यहाँ से एक छुरा भी मिला है। लोथल का उत्खनन SR राव रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में करवाया था, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई 1955 से 1962 ईस्वी 7 सालों तक चली थी। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह मिला है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। यहाँ घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। बटन, सील, आग, वेदी, हाथीदांत का सेट, बटन, सील, आग, वेदी, हाथीदांत का सेट, चित्रकारी वाले बर्तन भी मिले हैं। चावल की कृषि के सबसे पहले शास्य भी यहीं से प्राप्त हुए। कालीगंगा का उत्खनन 1921 ईस्वी में बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल और BK थापर, बालकृष्ण थापर द्वारा किया गया था। यह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चूड़ी, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड व शिवलिंगम भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से छोटे बड़े गोलाकार मिट्टी के गड्ढे, जिसमें बड़े बड़े कलश व मिट्टी के बर्तन के साथ ऊंट की हड्डियां मिली हैं। लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का काम भी कालीबंगा में ही मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई हरविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई। इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन व खूबसूरत नगर पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि भारत में पड़ने वाला धोलावीरा था। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है। धोलावीरा में स्टेडियम होने के प्रमाण भी मिले हैं। धोलावीरा नगर 3 भागों में बंटा था। वनावली, यह हरियाणा के हिसार राज्य में स्थित है और फतेहाबाद से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी खोज RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। वनावली की सड़कें तारांकित थी। यहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक प्राचीर युक्त घेरे से बनाए गए थे। यहाँ एक धावन पत्थर भी मिला है। यहाँ अग्निविधि, टेराकोटा हल, काफी मात्रा में जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। तुरकोटड़ा, जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। कुतवासी, यह गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण दिशा में स्थित अंतिम स्थल है। रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ से हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलास है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थित है, जो कि मेरठ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की आलमगीरपुर गांव में स्थित है।
यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व दिशा में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम स्थल है। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। मंडी है जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। लरखाना, यह पंजाब के लरखाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ से जौ प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने 1998 से 2000 के बीच की थी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यहाँ से टेराकोटा मिट्टी के पहिए, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन व खिलौने प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टेराकोटा मिट्टी के पहिए, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन व खिलौने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी नगरीय योजना के लिए जाने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में बंटे हुए थे। ऊपर वाला भाग पश्चिमी और नीचे वाला भाग पूर्वी। ऊपर वाले भाग को दुर्ग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों में अपने दुर्ग होते थे। नगर में कुछ लोग ऊंचे भाग में रहते थे। वहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों में अपने अपने दुर्ग होते थे। नगर में कुछ भाग में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों में अपने अपने दुर्ग होते थे। नगर में कुछ ऊंचे भाग में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जैसे कि पुरोहित। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, 3 भागों में बंटा हुआ था। चनहूदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं था। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से बने घर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कों में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। जल की निकासी के लिए घर के बाहर पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई थी। अन्न भंडार का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। जली हुई ईंटों से मकान का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी। हर छोटे बड़े घर का स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों के अंदर कुएं भी बने हुए थे। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक आधार परिवार था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्तियों से ऐसा अनुमान है कि उनका परिवार मातृस्थात्मक था। हड़प्पा की खुदाई में छोटे बड़े घर आसपास मिले। इससे यह सिद्ध होता है कि गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं था। सिंधु सभ्यता का समाज व्यवसाय के आधार पर कई वर्गों में बंटा हुआ था। विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक। शाल व धोती यहाँ के निवासियों के प्रमुख वस्त्र थे। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में गेहूं, चावल, तरबूज, खरबूजा, तिल, जौ, दाल आदि ग्रहण करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए शिकार करना, नाचना, गाना बजाना,
व जुआ खेलना आदि करते थे। मछली पकड़ना व चिड़ियों का शिकार करना, यह दोनों कार्य मनोरंजन व भोजन के लिए करते थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। लोथल से हमें पासा प्राप्त हुआ। आभूषण, आभूषण में कड़ा, भुजबंद, कंठार, कर्णफूल, हंसुली आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि सोने, चांदी, सीप, तांबे व हाथीदार आदि के बने हुए थे। सिंधु घाटी की खुदाई में बहुत सारी छोटी छोटी टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिनका उपयोग पूजा प्रतिमाओं के रूप में होता था, या तो खिलौनों के रूप में होता होगा। तराजू के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबे व कांसे के बने थे। सिंधु सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी के लोगों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योगों पर आधारित था। कृषि के साथ साथ पशुपालन और उद्योग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा हर वर्ष मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, जिसे पत्थर व कांसे से बने औजारों से लोग यहाँ पर कृषि करते थे। यहाँ के प्रमुख खदान गेहूं तथा जौ थे। यहाँ के प्रमुख खदान गेहूं तथा जौ की कृषि सबसे पहले की गई। लोथल और रंगपुर से बाजरा की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ की थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादा अनाज उगाते थे, इसलिए नगर में अनाज भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। सिंधु घाटी की मोहरें व वस्तुएं पश्चिमी एशिया व मिस्र से प्राप्त हुई हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उनसे व्यापारिक संबंध रखते थे। अधिकांश मोहरों का निर्माण सेलखड़ी में हुआ था। कृषि के साथ साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, कुत्ता, खरगोश व कुबड़ वाला बैल आदि पशुओं को पाला जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यवसाय वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले गैंडे का चित्र बना हुआ था। यह मोहरें आयताकार रूप में बनी हुई थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृत्वात्मक था। कई टेराकोटा मूर्तियों की खोज से देवी माँ की पूजा का महत्व सिद्ध होता है। शिव और देवी माँ की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। पशु पूजा को मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों द्वारा देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा, अग्नि, जल और सूर्य की उपासना प्रमुख रूप से करते थे। स्वास्तिक चिन्ह, चक्कर चिन्ह वाली कुछ मोहरों की खोज भी सूर्य पूजा की ओर संकेत देती है। हड़प्पा सभ्यता से मिस्र व मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे मंदिर कहा जा सके। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसे
मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। इसके 3 सींग हैं, दाईं ओर एक हाथी और बाघ है, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है। इसमें सम्मुख एक हिरण है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल की पूजा करते थे। शवाधान प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण शवाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आगे आंशिक शवाधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था। जब भी पशु पक्षी मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना दिया जाता था। आगे दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण इनके बारे में बता पाना उतना ही जटिल है जितना कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ पाना। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़े क्षेत्र और 3 देशों में फैली हुई थी, तो इसके पतन का कोई एक कारण कैसे हो सकता है? संभवतः कई कारणों से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का विनाश धीरे धीरे हुआ, जिसमें लगभग 600 वर्ष लग गए होंगे। इसमें से है आर्यों का आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता के विनाश के लिए आर्यों को उत्तरदायी माना, जो कि भारत में 1500 ईस्वी पूर्व आए थे, लेकिन बहुत से विद्वानों इसे सत्य नहीं मानते। पर्यावरण का असंतुलन। जॉन मार्शल ने सिंधु नदी से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पर्यावरण के असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बताया। नगर निर्माण में ईंधन के लिए वृक्षों की कटाई के कारण अकाल, सूखे व बाढ़ की स्थिति पैदा होने से सभ्यता का विनाश हो गया। महामारी। कुछ विद्वान मलेरिया महामारी को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। जलवायु परिवर्तन। बहुत से विद्वानों के अनुसार पहले सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में बहुत वर्षा होती थी, क्योंकि वहाँ घने जंगल थे, लेकिन जंगल की कटाई के कारण वर्षा कम हो गई। जलवायु में परिवर्तन आने से नदियाँ सूख गई और सभ्यता का विनाश हो गया। नदियों का मार्ग परिवर्तन। कुछ विद्वानों के अनुसार नदियों का मार्ग परिवर्तन इस सभ्यता के विनाश का कारण है। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे और व्यापार भी जलमार्ग पर ही निर्भर था। नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन से कृषि व पीने के पानी का अभाव पैदा हो गया और व्यापार भी बंद हो गया। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। घग्गर और उसकी सहायक नदियां मार्ग परिवर्तन से कालीबंगा का विनाश हुआ। बाढ़। नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण नदियों के किनारे बसे नगर नष्ट हो गए, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल का विनाश बाढ़ के कारण बताया गया है। भूकंप। भूकंप को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण विषय पर प्रश्नोत्तरी लेकर जल्द आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।